हेलो एवरीवन। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस कर लिया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए थे। मतलब जो जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको लेके कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए। तो हमने कुछ रिफॉर्म्स तो कल पढ़ लिए थे। कौन से? लैंड रिफॉर्म्स के हमने कौन सी 4 चीज़ें पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? सबसे पहले तो ज़मींदाज को अबॉलिश किया जाए, मतलब ज़मींदाज को हटाया जाए। किसके बीच में आते थे वो? एक्चुअल टिलर्स और गवर्नमेंट के बीच में, जो अपना कमीशन खाते थे या प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लेते थे लगान के रूप में। तो सबसे पहले उनको अबॉलिश किया जाए। दूसरा, जो लैंड होल्डिंग्स थी, जो स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स थी, किसके पास? फार्मर्स के पास। तो उनको क्या किया जाए? एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए। इकट्ठा मतलब उनको कंसोलिडेट किया जाए, मिला दिया जाए, ताकि क्या किया जाए, उससे बड़ी ज़मीन तैयार हो, या जो भी हमारे रिसोर्सेज हो वो रिसोर्सेज को क्या किया जाए, पूल आउट कर दिया जाए। ठीक है। तो सेकंड क्या था हमारा? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। और एक और चीज़ पढ़ी थी अपन ने, कौन सी? कि लैंड सीलिंग्स, कि लैंड की लिमिट्स फिक्स कर दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा। कि गवर्नमेंट ने लिमिट्स फिक्स कर दी थी, अगर उस प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा किसी के पास लैंड होल्डिंग्स हैं तो गवर्नमेंट क्या करती थी, उसको टेक ओवर कर देती थी। और वो किसको देती थी? लैंडलेस कल्टिवेटर्स को या पुअर फार्मर्स को। और चौथी चीज़ हमने कौन सी पढ़ी थी लैंड रिफॉर्म्स में? कोऑपरेटिव फार्मिंग। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे जनरल रिफॉर्म्स। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए या एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए या चेंजेस लाए गए वो हम पढ़ेंगे। तो देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने, गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या लाए? एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज का मतलब कि इरिगेशन फैसिलिटीज कैसे? जैसे पानी की सुविधा प्रोवाइड करना, ठीक है। या बोला जाए जैसे इरिगेशन पर्पस के लिए मुझे पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो बैंक मुझे इजीली क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए करे। तो ये सारी क्या है? फैसिलिटीज़ दी गई मुझे, किस लिए? ताकि मैं प्रॉपर तरीके से अपने एग्रीकल्चरल लैंड को इरिगेट कर सकूं। तो आगे क्या लिखा हुआ है? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंड परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, किस चीज़ पे फोकस किया? प्रॉपर या परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। 1951 के अंदर बोला गया अप्रॉक्स 17% ऑफ द लैंड वाज अंडर द परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन। 1951 तक लगभग 17% जमीन का हिस्सा जो था वो प्रॉपर था, जिसमें इरिगेशन फैसिलिटीज मौजूद थी। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, अबाउट 35% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया रिलायबली इरीगेटेड इन 2010। देखो 1951 में कितना था? 17% लैंड ऐसा था कि जो प्रॉपरली इरीगेटेड फैसिलिटीज जहां पर मौजूद थी। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने जब 2010 के अंदर सर्वे किया, उसने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें हमारे सामने क्या आया कि अभी तक टोटल 35% लैंड हमारे इंडिया के अंदर ऐसा हो चुका है जो प्रॉपरली वेल इरीगेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मतलब बैंक क्रेडिट या बैंक या कोई भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करें? इजीली क्रेडिट प्रोवाइड करें। तो क्या लिखा हुआ है? रीजनल रूरल बैंक्स हैव बीन सेट अप। रीजनल रूरल बैंक्स को क्या बोलते हैं अपन? आरआरबीज। तो आरआरबीज हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। कि एग्रीकल्चर में जितने पैसे की आवश्यकता पड़ती थी उस सेक्टर में हमें पैसे की रिक्वायरमेंट को अगर पूरा करना है तो गवर्नमेंट क्या लेके आई? कौन सी बैंक्स लेके आई? रीजनल रूरल बैंक्स, जो क्या करती थी? जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आपको क्या प्रोवाइड करती थी? क्रेडिट प्रोवाइड करती थी। आगे क्या लिखा हुआ है? NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हैज बीन सेट अप एज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स मतलब क्या होता है? हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन। क्या बोला गया कि रीजनल रूरल बैंक्स के बाद जो गवर्नमेंट ने क्या किया? NABARD सेटअप किया। NABARD सेटअप किया गया कब? 1982 में। और ये किस लिए सेटअप किया गया? कि रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो भी पैसे की या फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती थी वो कौन करती थी? NABARD सफिशिएंटली प्रोवाइड करती थी। किसमें? रूरल एरियाज में। तो यहाँ लिखा हुआ है NABARD हैज बीन सेटअप एज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, मींस हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन। किस फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट। कि गांव में उधार प्रोवाइड किया जाए या पैसा प्रोवाइड किया जाए, क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए। कब? इन 1982। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एमएसपी। देखो, किसानों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने क्या किया? एट प्रेजेंट तक ये पॉलिसी चलती है जिसको बोलते हैं अपन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सरकार क्या करती है? किसानों को ऑप्शन देती है एक, कि भाई आपके पास जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती है तो आप क्या करो? सबसे पहले जनरली इसको मार्केट में सेल आउट करो, और अगर मार्केट में आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो आप वहाँ पर बेचो।
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कम पैसे मिलते हैं तो हम आपसे कम से कम एक लिमिट फिक्स कर देते कि इतने अमाउंट तक का हम आपसे वो एग्रीकल्चर ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बोला गया है, वो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। गवर्नमेंट ने क्या कर रखी है, एक रेट डिसाइड कर रखी है कि आपको अगर इससे कम पैसा मिलता है तो मार्केट में मत बेचो, हम आपसे खरीदने के लिए तैयार है। अगर इससे ज़्यादा मिलता है तो आप आराम से मार्केट में बेच सकते हो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को। तो क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट अश्योर, गवर्नमेंट क्या करती है, उनको भरोसा दिलाती है किस चीज़ के लिए, फॉर एमएसपी टू द फार्मर्स, टू द एक्सेस आउटपुट, कि इनके पास जो भी एक्सेस आउटपुट है, एडिशनल आउटपुट जनरेट हुआ है, जब वो उसको बेचते हैं तो वो उनसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद लेगी। कौन, सरकार। द फार्मर्स आर फ्री टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, तो फार्मर्स क्या हैं, बिल्कुल फ्री हैं, अगर वो चाहें तो मार्केट में अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं अगर उनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो। और अगर नहीं मिलता है तो क्या कर सकते हैं, जैसे एमएसपी जो हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, अगर उससे कम पैसा अगर मार्केट में फार्मर्स को मिलता है उनके अनाज का या उनकी फसलों का, तो सर वो क्या करते हैं, फार्मर्स मार्केट में ना बेच के किसको बेच देते हैं, सरकार को बेच देते हैं। तो सरकार क्या करती है, अपने जो उसने वादा किया था अपने वादे मुताबिक उनको वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अमाउंट उनको प्रोवाइड कर देती है। तो यही चीज़ बोली गई है यहाँ पर कि द फार्मर्स आर फ्री टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एट द प्रिवेलिंग रेट, कि जो भी मार्केट में रेट चल रही है अगर उनको सफिशिएंट पैसा मिलता है तो वो उस चीज़ रेट पे बेच सकते हैं। पर मार्केट का अगर जो प्राइस है वो क्या है, कम है, किससे, एमएसपी से, तो गवर्नमेंट विल परचेज देयर आउटपुट। तो आउटपुट कौन परचेज कर देगी, गवर्नमेंट परचेज कर देगी। देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़, कि गवर्नमेंट ने क्या किया, फार्मर्स को एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए या उनको उनकी फसलों का सही प्राइस मिल सके, गवर्नमेंट ने कौन से कदम उठाए, एक तो मार्केट दिया किसको, फार्मर्स को, जहां पर जाके वो अपनी फसलों को आसानी से बेच सकते हैं, ठीक है, या कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ प्रोवाइड की। जैसे ये एक ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर चलती है, जहाँ पर किस चीज़ की कितनी डिमांड होगी, कितनी सप्लाई होगी, उस फसल को कितने में बेचा जाएगा, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और गवर्नमेंट इन चीज़ों को डिसाइड करते समय क्या करती है, फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन ना हो इस चीज़ को कंसिडर करती है। और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल होता है कि इस मार्केट के अंदर कौन एंटर हो सकता है या कौन चीज़ें खरीद सकता है, इस चीज़ की कितनी डिमांड रखनी है, कितनी सप्लाई करनी है, ये सारी चीज़ें किसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट के हाथ में होती है, ठीक है। तो ये सब प्राइजेस क्यों डिसाइड किए जाते हैं, क्यों, क्योंकि फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन रोका जा सके। तो क्या लिखा हुआ है, रेगुलेटेड मार्केट और कंट्रोल मार्केट क्या होता है, इट्स अ सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल्स द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पर कंट्रोल किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है, कि कौन इस मार्केट के अंदर एंटर हो सकता है और उनसे क्या प्राइजेस चार्ज किए जाएं। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आगे, दे आर सेटअप बाय द गवर्नमेंट। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, मार्केटिंग सोसाइटीज़ होती है, इनको कौन बनाता है, गवर्नमेंट खुद बनाती है। किस ऑब्जेक्टिव से, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफरिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड प्राइस टू फार्मर्स। किस लिए बनाती हैं, ताकि फार्मर्स को उनकी फसलों का सही पैसा मिल सके और उनको मिडिल मैन के एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्ट किया जा सके या उनको बचाया जाए। आगे क्या लिखा हुआ है, मार्केट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज आर ऑल्सो एस्टैब्लिश टू इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स इन द मार्केट। देखो अब प्रॉपर मार्केट मिलेगा किसको, फार्मर्स को, तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी मतलब अगर मान लो कोई उनको कम प्राइस देता है फार्मर्स को उनकी फसल के बदले में, तो फार्मर्स बेचेंगे क्या उनको, नहीं। क्यों, क्योंकि फार्मर्स के पास क्या है, मार्केट पहले से ही अवेलेबल है, वो गवर्नमेंट को बेच देंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, जो दूसरे बाहर के मिडिल मैन होते हैं वो फार्मर्स का अब एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते हैं, तो मजबूरी में जो फार्मर्स रेट बोलते हैं उनको उसी रेट पे खरीदना पड़ता है। तो कुछ हद तक गवर्नमेंट के इस रास्ते के अनुसार, मतलब कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ ये सेटअप करने के बाद कुछ हद तक फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन रुक चुका है। तो क्या लिखा हुआ है आगे, दे इंश्योर दैट फार्मर्स आउटपुट इज ग्रेडेड एंड सोल्ड व्हेन द प्राइस इज अवेलेबल। ये किस लिए किया जाता है, ताकि जो फार्मर्स का आउटपुट है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी जनरेट हुई है या जो फसल हुई है, उसको क्या किया जाए, उसको ग्रेडेड मतलब एक तरीके से उसको दर्जा दिलाया जाए, ऊंचा दर्जा दिलाया जाए और उसका सही रेट उन फार्मर्स को मिल सके, ताकि वो उस चीज़ को सिर्फ तभी बेचे जब उनको उनकी फसलों का सही रेट मिलता है। और सरकार क्या करती है, उनको स्टोरेज और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाती है, जहाँ पर वो अपने बफर स्टॉक को प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। आगे बात समझ में।
तो यहाँ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के सारे रिफॉर्म्स खत्म होते हैं, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स थे या जनरल रिफॉर्म्स थे। आगे बात समझ में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी। देखो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी के अंदर क्या था कि ये जनरली जब थर्ड प्लान बनाया गया था 1960s में, तब क्या किया गया था, एग्रीकल्चर को लेके कुछ नई स्ट्रेटेजीज तैयार की गई थी। और नई स्ट्रेटेजी में क्या था कि जो हमारे पुराने या ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको रिप्लेस करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए। किसके ऊपर? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनका मेन एम क्या था स्ट्रेटेजी बनाने का, ताकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है या जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी हो रही है, उसको ईजिली बढ़ाया जा सके। और जो प्रोडक्टिविटी जो कुछ ही रीजन्स में सीमित थी, अब उसको और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के दूसरे रीजन्स में भी उसको फैलाया जा सके। तो देखो ना क्या लिखा हुआ है कि द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी वाज अडॉप्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड प्लान ड्यूरिंग द 1960s। 1960s में क्या किया गया? नई एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी को अपनाया गया। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब जो भी ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता था या खेतीबाड़ी की जाती थी या इरिगेशन किया जाता था, उनको क्या किया जाए? उनको रिप्लेस करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। जो मेन एम था स्ट्रेटेजी का वो क्या था कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को और रेज किया जा सके। द मेन एम ऑफ स्ट्रेटेजी वाज टू रेज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। और क्या किया जाए? एंड द प्रोडक्टिविटी इन सेलेक्टेड रीजन्स ऑफ द कंट्री थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, कि ताकि क्या किया जाए? उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के दूसरे कुछ सेलेक्टेड रीजन्स में उनकी सप्लाई दी जाए। जैसे कि फर्टिलाइजर्स, ठीक है, कि फर्टिलाइजर्स को इजीली क्या किया जाए? सप्लाई किया जाए, ठीक है। या उन खेती बाड़ी करने के लिए उनको फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए जाए। किसको? फार्मर्स को। उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए, उनको मार्केट फैसिलिटीज़ दी जाए। जैसा भी अपन ने रिफॉर्म्स में पढ़े थे, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई थी। नेबार्ड सेटअप किया गया या आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक्स को सेटअप किया था, उनको फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए गए थे। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? हमारी न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी के अंदर आती है, जो कब बनाई गई थी? 1960s में बनाई गई थी। देखो उसके बाद क्या आया, जैसे हमने बोला कि पुरानी ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्निक्स को हटा के हम किसको यूज़ करें? मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करें। तो मॉडर्न टेक्निक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल था ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। कि इसके अंदर क्या किया गया कि सारे ट्रेडिशनल मेथड्स को हटा के नए मॉडर्न इनोवेटिव टेक्निक्स को यूज़ किया गया। किसमें? एग्रीकल्चर के अंदर, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? At the time of independence, about 75% of country's population was dependent on agriculture। की क्या बोला गया? इंडिपेंडेंस के समय पर हमारे कंट्रीज की 75% जो पॉपुलेशन थी किसके ऊपर डिपेंड थी? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। India's agriculture vitally depends on monsoon, and in case of shortage of monsoon, the farmers has to face a lot of troubles। देखो इंडिया का एग्रीकल्चर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड था? मॉनसून के ऊपर डिपेंड था। और मॉनसून क्या था? अनसर्टेन था। और अगर मान लो मॉनसून क्या है, उसकी शॉर्टेज हो जाती है, तो फार्मर्स को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। मोर ओवर द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज वेरी लो ड्यू टू द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे फार्मर्स, और उसी की वजह से क्या है, एट प्रेजेंट एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी क्या थी उस समय जब बात की जा रही है, वो भी क्या थी? कम थी, मतलब लो थी। एंड द एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जिन भी रिसोर्सेज की आवश्यकता थी या जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता थी, उन इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाया ताकि हम हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। As a result of intensive and continued efforts of many agricultural scientists, the stagnant in agriculture was permanently broken by Green Revolution। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए क्या किया गया कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड साइंटिस्ट, जो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने क्या किया? यही चीज़ देखी कि एग्रीकल्चर में कई सालों से स्टैग्नेशन है, मतलब कभी भी उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो इसी चीज़ को एनालाइज करते हुए जो एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट थे या एक्सपर्ट्स थे या जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या लेके आया? वो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया। और ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या था कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वो हमारे नेक्स्ट 2 लाइन्स में लिखा हुआ है। क्या? रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, की फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। कैसे? ड्यू टू द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, कि HYV सीड्स को यूज़ किया जाए। कुल मिला के सीधी बात यही कहता है कि पुरानी और ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स को रिप्लेस करके न्यू और मॉडर्न मेथड्स को यूज़ किया जाए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ स्पेक्टिकुलर एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, की एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत बड़ा चेंज था या एडवांसमेंट था।
क्या लिखा हुआ है, ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया कब? इन द खरीफ सीजन 1966 की बात हो रही है। इंडिया अडॉप्टेड HYV प्रोग्राम, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम्स, फॉर द फर्स्ट टाइम। द प्रोग्राम वॉज सक्सेसफुल ड्यू टू, मतलब HYV प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था कब? 1966 में, खरीफ सीजन के टाइम पे। उसका प्रोग्राम का सक्सेसफुल होने का कारण मेन क्या था कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स फार्मर्स को मिल रही थी, ठीक है, उनको प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाई जा रही थी, उनको जो फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता थी, पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता थी या इंसेक्टिसाइड्स की आवश्यकता थी, उसको लेके भी जागरूक किया जा रहा था और उनको वो चीज़ें भी प्रोवाइड करवाई जा रही थी। तो इन्हीं चीज़ों के अडॉप्शन से ही हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया की इकोनॉमी में एग्जिस्ट हुआ, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, इन दिस वे अ न्यू टेक्नोलॉजी ग्रेजुअली अडॉप्टेड इन इंडियन एग्रीकल्चर, की इसी के साथ ही हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन का आना हुआ। दिस न्यू स्ट्रेटेजी इज पॉपुलरली नोन एज मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, और इस ग्रीन रेवोल्यूशन को हम किस नाम से जानते हैं? मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। और अगर एग्जाम में बाय चांस पूछ लेता है कि मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी कौन सी थी, तो आपको नाम क्या लिखना है? ग्रीन रेवोल्यूशन नाम लिखना है, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, की ग्रीन रेवोल्यूशन लाने से हमें क्या क्या फायदे हुए, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, देखो पहले कहता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। द बेसिक फंडामेंटल अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज मैसिव इंक्रीज इन प्रोडक्शन, कि ग्रीन रेवोल्यूशन अगर होगा या ग्रीन रेवोल्यूशन को अगर लाया जाएगा तो इससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीमेंट होगा। प्रोडक्टिविटी किसकी? फूड ग्रेन्स की, या उसमें प्रोडक्शन में चेंज होगा। इट इंक्रीजेज अबाउट 82 मिलियन टन्स इन 1960-61 टू 176 मिलियन टन्स इन 1991। देखो 2 ईयर्स का कंपैरिजन किया हुआ है, कब का? 1960-61 का टाइम पे क्या था, हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कितनी थी? 82 मिलियन टन्स। लेकिन ये बढ़ते हुए ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुई, उसमें इंक्रीमेंट हुआ और कहाँ तक बढ़ गई 1991 में? 176 मिलियन टन्स तक। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तो देखो जब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसको मार्केट में उस चीज़ की सप्लाई भी बढ़ेगी, जब मार्केट में उस चीज़ की सप्लाई बढ़ेगी तो उससे इनकम जनरेट होगी, किसको? फार्मर्स को। तो जब उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम जनरेट होगी, तो हमारे कंट्री की नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। तो क्या लिखा हुआ है, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, की जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे फार्मर्स की क्या होगी, इकोनॉमिक कंडीशन भी इंप्रूव होगी, और इससे क्या होगा, एंड द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन्स इन द इकोनॉमी, और इकोनॉमी के अंदर जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस। It refers to the portion of agricultural production to which is sold in the market by the farmers after self consumption। देखो मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या लिखा हुआ है कि ऐसा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो मार्केट में, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी जो हम मार्केट में बेचते हैं खुद को सेल्फ कंज्यूम करने के बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता है, ठीक है। तो जब एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर के ऊपर अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो क्या करेंगे, पहले तो हम सेल्फ कंज्यूम करेंगे, जितनी हमारी नीड होगी हम ले लेंगे, फिर जो एक्स्ट्रा और ज़्यादा बचता था उसको क्या किया गया, मार्केट के अंदर बेचा जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी हायर अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स कैन बी प्रोड्यूस ऑन द सेम अमाउंट ऑफ लैंड। की ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद क्या हुआ, उतने ही लैंड के अंदर एग्रीकल्चर की ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हुई, मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई, जिससे हमारी इकोनॉमी भी डेवलप होती गई। ड्यू टू विच फार्मर्स कैन नाउ सेल देयर फूड ग्रेन्स इन द मार्केट इवन आफ्टर सेल्फ कंजम्पशन। की सेल्फ कंजम्पशन करने के बावजूद भी हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस इतना ज़्यादा बचता था जिसको हम ईजिली मार्केट में बेच के पैसा कमा लेते थे। तो ये भी फ़ायदा था हमारे लिए। तो किससे था ये, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने की वजह से। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, तो काम धंधे भी बढ़ेंगे, जब काम धंधे बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प्स इन जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी। इट लीड्स टू द इफेक्टिव यूज ऑफ लेबर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस लेबर फोर्स इन एग्रीकल्चर। क्या हुआ, इससे लेबर का यूज़ बढ़ा, मतलब ज़्यादा लेबर की हमें आवश्यकता पड़ने लगी,
ठीक है, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस लेबर फोर्स इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के अंदर हम एक्सेस लेबर फोर्स भी लगाने लगे क्योंकि काम बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो ज़्यादा लोगों के काम करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन इनकम। द अडॉप्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स। इससे क्या हुआ, फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हुई। इनिशियली शुरुआत में तो क्या लिखा हुआ है, द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज इन इनकम वर एंजॉयड बाय द फार्मर्स इन फ्यू स्टेट्स, कि जो इनकम इंक्रीज हुई थी फार्मिंग के अंदर या एग्रीकल्चर के अंदर, वो पहले कुछ ही सेलेक्टेड स्टेट्स में थी, जैसे पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। पर धीरे धीरे ये बेनिफिट कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भी बढ़ने लगा। देखो नेक्स्ट है सेल्फ सफिशिएंसी। द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का मेन मकसद क्या था, कि इंडिया अपनी फूड ग्रेन्स में क्या हो सके, सेल्फ सफिशिएंट हो सके। आगे क्या लिखा हुआ है, इंडिया नो मोर वॉज डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज इन दिस रिगार्ड। मतलब इस पर्पज से अब इंडिया की प्रोडक्टिविटी जैसे ही बढ़ी तो उससे क्या रिजल्ट सामने आया, कि इंडिया को किसी दूसरी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। की ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो इससे इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट हुआ। कैसे, देखो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, तो जब एग्रीकल्चर का काम बढ़ेगा तो इनका यूज़ भी बढ़ेगा, और इनको यूज़ बढ़ेगा इनका तो इनको चीज़ों को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज ही तो हैं। तो जब केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स इनका यूज़ बढ़ेगा तो सीधी सी बात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा। तो क्या लिखा हुआ है, मैनी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मशीनरी एक्सेट्रा वर स्टैब्लिश्ड, देयरफॉर देयर वाज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। की ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, मतलब इससे हमें बेनिफिट हुआ, किसकी वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, मतलब नजरिया। ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन द आउटलुक ऑफ फार्मर्स टुवर्ड्स एग्रीकल्चर इज नाउ चेंज। की ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद फार्मर्स का नजरिया चेंज हो चुका है, कि जो फार्मर्स सिर्फ एग्रीकल्चर को एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस मानते थे, कि सिर्फ खुद यूज करो, खाओ पियो, खत्म, खुद की कंट्री के अंदर ही, मतलब उनको बेचना पता नहीं था, मतलब उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, उनकी सोच वहाँ तक सीमित नहीं थी। ठीक है, तो क्या बोला गया, उनकी सोच को बदला गया कि इट इज़ नाउ एज कंसिडर्ड एज ए कमर्शियल वेंचर एज वेल, कि जो एडिशनल आउटपुट जनरेट होगा, जो एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट होगा, उसको हम बेच के पैसा भी कमा सकते हैं। तो फार्मर्स को इस बारे में गाइड किया गया, तो लोगों का नज़रिया भी चेंज हुआ। नेक्स्ट क्या लिखा, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। की ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, कि सरकार के लिए बोला गया है टू प्रोक्योर द अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू बिल्ड अ स्टॉक। देखो जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई वैसे वैसे स्टोर भी बढ़ता गया, कि जो सरकार के स्टोर करने की क्षमता थी वो भी बढ़ती गई। तो सरकार के पास क्या हो गया, बफर फूड स्टॉक अवेलेबल हो गया, कि जब फ्यूचर में जब हमें उस चीज़ की शॉर्टेज आती है मार्केट में, तो हम क्या कर सकते हैं, उस एडिशनल जो फूड ग्रेन्स थी हम उसको क्या कर सकते हैं, मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, ताकि हमें दूसरी कंट्रीज़ के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है, आगे क्या आता है, फेलियर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें पहला पॉइंट है फेलियर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में लिमिटेड क्रॉप्स ओनली, कि बोला गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो भी चेंजेस लाया गया, जैसे सीड्स वगैरह, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया जाए, केमिकल्स का यूज़ किया जाए, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाए, तो ये जितनी भी नई नई टेक्निक्स यूज़ की जा रही थी ये सिर्फ कुछ लिमिटेड सीड्स के ऊपर या लिमिटेड क्रॉप्स के ऊपर ही अवेलेबिलिटी थी, मतलब उनको अप्लाई कर सकते थे। क्या लिखा हुआ, सडन राइज इन आउटपुट ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ओनली, व्हीट एंड राइस। कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन अप्लाई किया गया उनको कुछ ही चीज़ों के प्रोडक्शन में यूज़ किया गया, जैसे कि व्हीट और राइस में। देयर इज नो सच इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर क्रॉप्स लाइक पल्सेस, जूट, कॉटन एक्सेट्रा। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का जो फायदा था, न कॉटन की क्रॉप्स पे कोई फर्क पड़ा, न पल्सेस पे फर्क पड़ा, न जूट का प्रोडक्शन बढ़ा, सिर्फ किस पे यूज आता था, ये व्हीट और राइस प्रोडक्शन में। ठीक है, तो सिर्फ फूड ग्रेन्स में इंक्रीमेंट हुआ, उनका प्रोडक्शन बढ़ा, बाकी जो दूसरी क्रॉप्स थी जैसे कैश क्रॉप्स जिसको अपन बोलते हैं, उनमें कोई भी असर ग्रीन रेवोल्यूशन का नहीं पड़ा। तो कुछ ही क्रॉप्स में फर्क पड़ना और बाकी क्रॉप्स में फर्क नहीं पड़ना, तो ये क्या है, अनइवननेस है। ठीक है, मतलब पूरे बेनिफिट्स हमें नहीं मिल पा रहे, तो ये भी क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन का फेलियर।
फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अनइवन बेनिफिट्स, द यू कंसेप्ट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी कम्स विद द यूज इन्वेस्टमेंट, कि मतलब जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आप सीड्स को यूज़ कर सकते हो या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। वेयर एज द मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया आर स्मॉल और मार्जिनल, पर दिक्कत क्या थी कि इंडिया के अंदर जो फार्मर्स थे वो मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स क्या थे, गरीब थे, ठीक है। द गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली अट्रैक्टेड द बिग फार्मर्स ओनली, कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने जिनको अट्रैक्ट किया था वो क्या थे, सारे बड़े बड़े फार्मर्स ही थे जिनके पास पहले से ही पैसा मौजूद था। अब जब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास पैसा नहीं है तो वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहाँ से खरीदेंगे, मशीन्स कहाँ से खरीदेंगे, इनोवेटिव टेक्निक्स को यूज़ कर ही नहीं सकते। तो ये बेनिफिट क्या मिला, सिर्फ अमीरों के लिए मिलता, गरीबों के लिए ये बेनिफिट नहीं था। तो क्या लिखा हुआ है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी, मतलब क्या होगा, भेदभाव बढ़ गया। इनकम इनइक्वालिटी मतलब भेदभाव बढ़ा इनकम को लेके, कि मतलब जो अमीर था पहले से ही वो और अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, अनइवननेस स्प्रेड, कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा मिला वो कुछ ही एरियाज या कुछ ही रीजन्स में मिला, जहाँ खेतीबाड़ी ज़्यादा थी या खेतीबाड़ी अच्छी थी, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन एरियाज़ में क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में पूरा इसका इम्पैक्ट नहीं आया। तो मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉपर तरीके से स्प्रेड होना चाहिए था पूरी इंडिया के अंदर, ताकि इंडिया के अंदर जहाँ पे भी फार्मिंग हो रही है उनका वहाँ पर बेनिफिट हो सके, लेकिन बेनिफिट भी क्या था, कुछ ही स्टेट्स को मिल पाया। तो क्या लिखा हुआ है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन इज नॉट स्प्रेड ओवर द होल कंट्री, की सारी कंट्री के अंदर स्प्रेड नहीं हुआ, कुछ ही स्टेट्स जैसे कि पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उस पर ही उसका ज़्यादा असर पड़ा। वो ग्रेट इम्पैक्ट मतलब कि जो असर पड़ा उसका अच्छा असर कहाँ पर पड़ा था, सिर्फ इन्हीं लिमिटेड स्टेट्स पे, ठीक है। किस पे, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। बाकी का जो इम्पैक्ट जो दूसरे स्टेट्स थे उन पे कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ पाया। तो ये लिखा हुआ है, द इम्पैक्ट ऑन अदर स्टेट्स वाज रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट, मतलब जितना असर पड़ना चाहिए था उतना फ़ायदा उनको नहीं हो पाया। अब देखो, कंटिन्यूसली अगर आप एग्रीकल्चर ही करते हो, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप केमिकल्स को यूज़ करते हो, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हो, इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करते हो, तो जब यही चीज़ें सॉइल में जाएंगी, जैसे देखो मान लो आपने क्या किया, छिड़काव किया केमिकल्स का, किसके ऊपर, पौधों के ऊपर, ताकि उन पे कीड़े मकोड़े ना आए या इंसेक्ट्स की दिक्कत ना हो, मॉस्किटोज़ की दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि जनरली देखो, जब आपने उनके ऊपर छिड़काव किया, जब आप पेड़ों में पानी दोगे तो पानी जब उनके ऊपर आएगा, या जैसे बारिश का पानी उन पौधों के ऊपर आता है, तो जो आपने छिड़काव किया है वो वहाँ पर जम चुका है। अब वही क्या है, पानी के थ्रू उन सॉइल में जाएगा। अब सॉइल में वाकई में जब वो चीज़ें वापस जाएंगी, केमिकल्स जो उन पत्तों पे लगे हुए थे या पेड़ों पे लगे हुए थे, वो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह सारी चीज़ें, अगर इंसेक्टिसाइड्स अगर उन सॉइल पे जाएंगी तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी पे असर पड़ेगा। आगे बात समझ में। तो जब सॉइल की फर्टिलिटी पे भी असर पड़ेगा और जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसमें भी गिरावट आएगी, ग्राउंड वाटर की लेवल में, लेवल मतलब एक तरीके से उसकी क्वालिटी में गिरावट आएगी। तो क्या लिखा हुआ है, इंटेंसिव यूज ऑफ, मतलब लार्ज यूज ऑफ pesticides and chemical fertilizers have negative impact on land production of wheat and rice, requires a huge amount of water, fertilizers and pesticides which results in alarming rate of groundwater depletion and soil degradation। देखो जनरली जब फूड क्रॉप्स का क्या करते हैं अपन, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जैसे ही करते हैं हम, मतलब इरिगेशन करते हैं, तो उसके अंदर जब वो खेती बाड़ी करते हैं अपन किसकी, वीट की और राइस की, उसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो जब हम फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को यूज़ करने से फिर उन पर पानी डाला जाता है, फिर वही केमिकल्स फिर उस सॉइल में मिलते हुए पानी जब नीचे जाता है और ग्राउंड वाटर इकट्ठा होता जाता है, तो क्या होता है, पानी की क्वालिटी जो होती है, पानी की जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो भी क्या होता जाता है, धीरे धीरे डाउन होता जाता है, और उससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी क्या था, सॉइल डिग्रेडेशन, मतलब सॉइल की क्वालिटी लो होना, डिग्रेड होना, और ग्राउंड वाटर डिप्लीट होना, उनमें कमी आना उनकी क्वालिटी में। तो ये कहलाता है, ये भी क्या है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब फेलियर्स की। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से हमारे लिए ये डिसएडवांटेजेस थे हमारी इकोनॉमी के अंदर। आ गई बात समझ में। इसी के साथ ही हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, उसको वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय स्टूडेंट्स।